देखिए, सबसे पहली चीज तो कि जब आप प्री का पेपर दे रहे हो तो प्री के पेपर में सबसे महत्वपूर्ण क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि एक चीज मैं बताऊं, आप तैयारी कर रहे हो और अगर फेल हो रहे हो तो उन क्वेश्चनों की वजह से नहीं होगा जो आपको नहीं आते। आप फेल उन क्वेश्चनों की वजह से होंगे जो आपको आते थे, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से क्या हो गए, गलत हो गए, उनकी वजह से फेल। हमेशा जब भी आता है ना कि यार मेरा एक नंबर कम रह गया, मेरा दो नंबर कम रह गया, तो वो वहां पे रहता है कि जहां पर आपने खुद ने आते हुए क्वेश्चन को गलत किया। आपने तैयारी की है, मैंने आज तक इतिहास में ये नहीं देखा कि जिसने तैयारी की हो और नहीं आने वाले क्वेश्चनों से फेल हुआ। हमेशा व्यक्ति उन क्वेश्चनों से फेल होता है जो उसे आते हैं लेकिन गलत करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पढ़ के ही उत्तर देना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो पहली बात आती है वो ये आती है कि एक पर क्वेश्चन के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, आपको बेस्ट आंसर देना। तो एक क्वेश्चन के दो उत्तर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट आंसर देना होता है। इसलिए हमेशा जब भी पढ़ो तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही उत्तर दो। दूसरी चीज, जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन का लास्ट जो स्टेटमेंट है उसको अंडरलाइन करके फिर पढ़ो। वो लास्ट स्टेटमेंट आपको ये बता देता है कि आपका क्वेश्चन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा, हम पॉजिटिव अप्रोच पे उत्तर कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव अप्रोच में पूछा है, हम नेगेटिव अप्रोच में उत्तर कर देते हैं। इसलिए उस क्वेश्चन की अप्रोच पॉजिटिव है या वो है, ये दूसरा सबसे बड़ी चीज कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ये चीज डिसाइड करो कि वो पॉजिटिव अप्रोच में पूछा गया है और कि नेगेटिव अप्रोच में पूछा गया। ठीक, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, नेगेटिव अप्रोच में है या पॉजिटिव अप्रोच में है, ये दूसरी बात। तीसरी चीज कि आप प्री का एग्जाम दे रहे हो और प्री जो है वो मेमोरी बेस होती है कि आपकी जो फोटोग्राफिकल मेमोरी है उसके बेस पे होती है। इसलिए आप किसी चीज को जितनी बार रीडिंग करोगे, रीडिंग का मतलब भागते हुए नहीं, आराम से ढंग से पढ़ते हुए अगर आप रीडिंग करोगे और वो दिमाग में आपके रहेगी तो आप उत्तर दे पाओगे। तो इसलिए जितना हो सके उतनी बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। नया सिलेबस जुड़ा है, उस नए सिलेबस को भी कोशिश कीजिए कि एक बार तो सारे को पढ़ के जाने की कोशिश कीजिए। फिर टोटल 29 आपके सब्जेक्ट हो गए, 29, और पेपर 70 क्वेश्चन का आएगा। तो ये मान लीजिए कि किसी एक से एक क्वेश्चन आएगा, किसी से दो आएंगे, मेजर से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का परफॉर्मा रहेगा। तो आप जितनी रीडिंग करोगे उतना ही उससे इंट्रो हो जाओगे, और जितना आप इंट्रो होगे उतना ही आपका पेपर बेस्ट है। तीसरी चीज, पेपर टफ है तो ये बात मान के चलना वो सबके लिए टफ है। इजी है तो ये बात भी मान के चलना कि इजी है। केवल पेपर टफ है इस बात से घबरा करके साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने आप पे हावी मत होने देना। मैं ये नहीं कहता कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, लेकिन उस प्रेशर को आपको मेंटेन करना है। उस प्रेशर को आपको मेंटेन करना है, उसको हावी नहीं होने देना है। मैं ये नहीं कहूंगा बेफिक्र होकर के जाके दो, बेफिक्र होकर कोई नहीं दे सकता। हर व्यक्ति जब पेपर देने जा रहा है और उसे पास की उम्मीद के साथ पेपर दे रहा है तो नहीं। अब जैसे मान लो एक बार मैंने आरपीएससी का कोई पेपर दिया था, ईओ का,
उस वक्त जीके का, जब ईओ का लो का पेपर हुआ था तब तो मैंने इंटरव्यू दिया था, और जब ईओ का केवल जीके का पेपर हुआ था तब मैं दे गया था। तो मैंने वो पेपर कर लिया, करने के बाद में मैं ओमार सीट को काले कर रहा था। तो मैं बिना पेपर देखे ही काले कर रहा था। तो एग्जामिनर ने मेरे से बोला कि यार उसको देख के तो करो। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी वही काले होंगे, उधर भी वही काले होंगे, ज्यादा फर्क वाली बात नहीं। तो ध्यान रखना, जब साइकोलॉजिकल प्रेशर कब नहीं आता, जब हमें पता है कि यार हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम पास होने के लिए जा रहे हैं तो फिर साइकोलॉजिकल। लेकिन उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को हावी कब हो जाता है, जब आपने देखा स्टार्टिंग के दो चार क्वेश्चन आपको नहीं आए। कई बार हो सकता है कि ऐसे एक्टों से आ जाए, मान लो कोर्ट फीस एक्ट है। अब कोर्ट ही फीस एक्ट में ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल पारंगत होकर के चलो जाओगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट है, नहीं, इसे एक्साइज एक्ट है। तो कुछ एक्ट ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं, जिसमें केवल आप देख करके ही जा सकते हो। तो आपका देखा हुआ आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो, और शुरू में मान लो चार क्वेश्चन इन्हीं एक्टों से आ गए और आपको चारों क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो दिमाग आता है कि यार चार क्वेश्चन नहीं आ रहे, मेरे को क्या आएगा। तो ध्यान रखना, चार आपको नहीं आ रहे तो वो चार किसी को नहीं आ रहे। बाकियों वालों को मत बिगाड़ना उन चार क्वेश्चनों के चक्कर। थोड़ा सा उस प्रेशर को मेंटेन करना, हावी मत होने दो। बाद में क्या होता है कि वो प्रेशर हावी हो जाता है तो हमारा माइंड शून्य हो जाता है, हम सोचना बंद कर देते हैं। फिर जो ऑप्शन ठीक लगता है उसको टिक मार के आ जाते हैं। ये नहीं करना, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। तो प्रेशर को मेंटेन करना है, न कि हमारे ऊपर हावी होने देना है। प्रेशर आएगा और हर पे आता है। ठीक है। अब पेपर जो हमने पहला मॉक किया था, उस मॉक का पहला क्वेश्चन ये था कि भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित में से एक कौन सा पूर्ण बचाव है जिसका अर्थ है कि कार्य को कभी अपराध नहीं माना जा सकता। पहला इन्होंने कहा, पहला ऑप्शन दिया कि 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा कोई कार्य करता है। फिर अपनी जानकारी के बिना नशा करने वाला व्यक्ति कोई कार्य करता है और वह होश में नहीं करता। तीसरा, तत्काल मृत्यु की धमकी के तहत अपराध के लिए मजबूर व्यक्ति है और सेवक का कर्तव्य के नाम पर सद्भावना पूर्वक कार्य करता है, भले ही शक्तियों का अतिक्रमण किया हो लोक सेवक। ये चार ऑप्शन। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो पढ़ाते वक्त मैं बोलता हूं कि जब हम बात करते हैं किसकी, कंक्लूसिव प्रूफ की, तो उसमें सेक्शन 82 आता है। और 82 में एक बार ये बात साबित हो गई कि बच्चा 7 साल से कम का है। एक चीज ध्यान रखना, बाकी अपवाद का लाभ कब मिलेगा, आपके अगेंस्ट ट्रायल तो होगी, ट्रायल तो होगी, लेकिन जब आप ये साबित कर दोगे कि मैंने अपराध एक्सेप्शन में किया है, तब आपको कोर्ट छोड़ देगा। लेकिन अगर बच्चा 7 साल से कम का है और ये साबित हो गया, तो उसकी कोई कारण जिम्मेदारी नहीं है, न तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर होगी न कोई ट्रायल। तो पूर्ण बचाव के रूप में सबसे पहले सेक्शन 82, इसका ऑप्शन फर्स्ट है। इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क करूंगा। पेपर नहीं है क्या? अब तो मेरे को पता नहीं वो धर्मेंद्र कहाँ है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, दूसरा है कि दुष्प्रेरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सटीक या सत्य है। पहला, कि वेद कार्य का दुष्प्रेरण हो सकता है, सही है या गलत है? गलत है। दूसरा, केवल उकसाने से दुष्प्रेरण होता है, तो दुष्प्रेरण 3 तरीके से होता है, तो केवल दुष्प्रेरण ये स्टेटमेंट भी गलत है। अपराध स्थल पर शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता वाला दुष्प्रेरण, तो हमेशा आवश्यकता नहीं होती है। फिर चौथा ये कहता है कि ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण जो नहीं किया गया है, यानी अपराध के बिना किए भी दुष्प्रेरणों का अपराध का दोषी हो सकता है। 114 और 15, सॉरी 115 और 116 आईपीसी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा डी। फिर नेक्स्ट देखिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए
एक लोक सेवक के दुराचार के एक विशिष्ट प्रकार से संबंधित है। और भारतीय दंड संहिता की 166 बे के तहत मुख्य अपराध का सबसे बड़ा अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा है? पहला, एक लोक सेवक किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून के निर्देशों को जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए दंडित किया जाता है। ये 166 में दिया हुआ है, 166 ई में नहीं है। कि मुख्य रूप से लोक सेवक रिश्वतखोरी के अपराध से संबंधित है, ये भी लागू नहीं होता। फिर 166 ए के अंतर्गत ये तब लागू होता है जब लोक सेवक महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों में कमीशन से संबंधित दर्ज करने में विफल रहता है, यानी एफआईआर दर्ज करने में विफल रहता है। कौन से? महिला के विरुद्ध, तब 166 ए का अपराध आकर्षित होता है। और यह तभी अपराध जब लोक सेवक दुर्भावना से कार्य करता है। तो उत्तर है इसका 3 नंबर का ऑप्शन, ऑप्शन 3। फिर चौथा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? सेक्शन आर्टिकल 143, 143। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका ऑप्शन है बी, यानी 2 नंबर। फिर छठा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है? आजकल शेड्यूल से क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक बार शेड्यूल को जरूर देख करके जाना। तो चौथी अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2। फिर देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का कौन सा प्रावधान सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति से संबंधित है? सेक्शन 151। फिर नेक्स्ट देखिए, सीपीसी 1908 के आदेश आदेश 39 में एक अस्थायी निर्देश प्रदान की जा सकती है जब निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी हो? तो इसके लिए 3-6 शर्तें आवश्यक है। पहला, प्राइमा फेसिक मामला, यानी प्रथम दृष्टया मामला। दूसरा, सुविधा का संतुलन। और तीसरा, अपूर्ण श्रुति। इसके अंतर्गत ऑप्शन 1, इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1। फिर 9वां क्वेश्चन, सीपीसी 1908 के तहत एक डिक्री के निष्पादन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, कि एक निष्पादित करने वाला न्यायालय डिक्री में पीछे जा सकता है यदि डिक्री त्रुटिपूर्ण लगती है। निष्पादन न्यायालय को यह शक्ति नहीं है। दूसरा, एक डिक्री को केवल वही न्यायालय निष्पादित करा सकता है जिसने पारित की। तो पारित करने वाला न्यायालय या अंतरित न्यायालय दोनों करवा सकते हैं। यह स्टेटमेंट भी गलत है। फिर उसके बाद तीसरा, एक निष्पादित करने वाले न्यायालय डिक्री की वैधता और शुद्धता पर सवाल नहीं उठा सकता। बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर, 90वें क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन 3। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 को निरस्त करते हैं जो राजद्रोह से संबंधित है। बीएनएस में कौन सा नया प्रावधान है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है और निरस्त राजद्रोह के कानून की तुलना की प्रकृति करता है? मैंने पढ़ाया था, तब भी बताया था कि सेक्शन 152 बीएनएसएस में प्रावधान किया गया है। राजद्रोह की तरह तो नहीं, लेकिन उनकी सारे कंटेंट्स डाले गए थे। तो इसका ऑप्शन होगा बी। फिर उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता में मॉब लीचिंग के लिए विशिष्ट प्रावधान क्या है और इससे जुड़े हुए दंड क्या है?
तो मॉब लिंचिंग को सेक्शन 103 में परिभाषित किया गया है, 2 में दंड दिया गया है, तो 103(2) यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम फोरेंसिक जांच के संबंध में बदलाव पेश करती है। किस श्रेणी के अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच का अपराध? देखो 5 साल का नियत टाइम दिया गया है और 7 साल और उससे अधिक के अपराधों के अंतर्गत ये लागू होती है ना? तो इसका उत्तर होगा बी, यानी ऑप्शन 2, सेक्शन 12 का ऑप्शन 2। फिर देखिए सेक्शन 13, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2003 विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रिहाई के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बदलाव लेती है जिसे हिरासत एक निश्चित अवधि बिताई जा सके? तो देखिए पहला यह है कि अनिवार्य करता है कि सभी विचाराधीन कैदी अपने अधिकतम संभावित सजा का आधा हिरासत में बिताएगा और उसे अपराध की परवाह किए बिना व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है विचाराधीन कैदियों के लिए व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई प्रावधान रखते हुए जिन्होंने अपने अधिकतम का आधे का हिस्सा बिताया है बीएनएस में, विशेष रूप से आजीवन कारावास से दंडित अपराध और उन मामलों में एक से अधिक अपराधों में कार्रवाई लंबित है, यानी आजीवन कारावास वाले मामले और उनके अलावा जिन्होंने आधे मामले, तो यानी बेस्ट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बी, 2 नंबर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत करने में एक मौलिक परिवर्तन प्रस्तावित करता है। बीएसए 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को आमतौर पर कैसे वर्गीकृत किया गया है? अदालत को इसकी स्वीकार्यता प्राथमिक शर्त। मैंने कल ही पढ़ाया था इस बात को और मैंने ये कहा था कि ये चीज कहाँ से ली हुई है, अर्जुन पंडित कोर्ट करके केस से, कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी को ले सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ, लेकिन उसका डाटा प्रिजर्व रखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा, देखो पहले में दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है और स्वीकार्यता के लिए मौखिक गवाही की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया और वह स्वीकार्य, साथ ही डिवाइस के प्राविधिक व्यक्ति और विशेषज्ञ की एक प्रमाण पत्र जो उसकी प्रमाणिकता और अखंडता को प्रमाणित करता है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 14 का 14 नंबर के। सेक्शन 15 कहता है कि बीएसए 2023 के तहत दस्तावेज को विस्तृत परिभाषित किया गया और इसके इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के विभिन्न रूपों को भी स्वीकार ये कैसे प्रभावित होता है? तो नई डेफिनेशन जो आई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को और डिजिटल रिकॉर्ड को भी क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। और ये ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो 15 का उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड। फिर देखिए सेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मृत्युकालिक कथन किन परिस्थितियों में सुसंगत और साक्ष्य में ग्राह्य? अब देखो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि मृत्युकालिक केवल तभी प्रशंसिक होगा जब अभियुक्त की उपस्थिति में किया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया हो, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि मृत्युकालिक कथन तब प्रशंसिक होता है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु के कारण के बारे में, लेन देन की परिस्थितियों के बारे में किया गया जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई है और उन मामलों में उस व्यक्ति के कारण के प्रसंगत आता है, चाहे बयान देने वाले व्यक्ति को उम्मीद थी या नहीं थी। तो 15 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 बी।
फिर देखिए सेक्शन 17, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई में सबूत के भार के संबंध में मौलिक सिद्धांत क्या है, जो सेक्शन 101 में निर्धारित किया गया है? अपन ने आज सुबह ही पढ़ा है कि जो व्यक्ति कोर्ट में मामला लेकर आता है, साबित मामले को एस्टेब्लिश करने का काम उसी का है। तो सेक्शन 101 में मामले को स्थापित करना दिया हुआ है। तो देखो, इसका पहला ऑप्शन कहता है कि आपराधिक मामलों में भार हमेशा अभियोजन पर होता है और दीवानी मामलों में प्रतिवादी पर। ये गलत है, वादी लेके आता है, वादी पर ही होता है। दूसरा कहता है कि एक मुकदमे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो विफल हो जाए दोनों में। ये ओनस ऑफ प्रूफ है, सेक्शन 102। तीसरा कहता है जो किसी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में किसी न्यायालय के निर्णय देने की इच्छा रखता है उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर करता है, दावा करता है तो उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करे, यानी मामले को एस्टेब्लिश करने की बात करता है। तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब संपत्ति अंतरित नहीं होती, माल का जोखिम किस पर होता है? अंतरित हो जाती है तो बायर पर, और जब तक अंतरित नहीं होती तब तक सेलर पर। तो इसका उत्तर होगा बी। कौन से प्रावधान ये उपबंधित करता है कि पागल व्यक्ति भी एक सक्षम साक्षी होता है? पहले ये 118 में ही था, अभी 125 बीएसएफ में 125। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर। फिर दिया है सर्वोच्चम साक्ष्य का नियम अवश्य रूप से समाहित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से किस धारा में? सेक्शन 94 में। सेक्शन 94 में 2023 वाले की। भागीदारी के आवश्यक तत्व, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, स्टेटस, ऑल और पबलाव। केवल भागीदारी कॉन्ट्रैक्ट से सर्जित होती है, न परिस्थिति से और न ही करार से। फिर देखिए, भागीक पालन का सिद्धांत आधारित है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी ऑप्शन नंबर 3। 22 का उत्तर होगा 3। कपटपूर्ण अंतरत होता है, एक वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होती है, सेक्शन 19 में। जीवन बीमा की संविदा एक क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, एक क्षतिपूर्ति की संविदा। ध्यान रखना, जनरल बीमा है तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जीवन बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, ऑप्शन 1। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रस्ताव की स्वीकृति की संसूचना के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है जैसे ही स्वीकृति स्वीकार कर ली जाती है, जब स्वीकृति प्रस्तावकर्ता को, जैसे ही संसूचना प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा 3 नंबर। 5 परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होती, 2 पे लागू नहीं होती, न तो वादों पे लागू होती और न ही डिग्री के एग्जीक्यूशन के आवेदन पर लागू होती, बाकी अपील और आवेदन पे लागू होती। तो इसका उत्तर होगा एक, ऑप्शन 1, 26 का ऑप्शन 1। फिर देखिए, पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 148 में जो संशोधन 1 सितंबर 2018 से प्रभावी हुआ का प्रभाव भूतलक्षी होगा, ये किस में कहा गया? तो इसके लिए केस है सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेज वीरेंद्र गांधी 2019, ऑप्शन फर्स्ट। फिर देखिए 30, निम्न निर्णयों में किस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि घरेलू हिंसा
एक कृत्य घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व आरंभ हुआ, उसके पश्चात जारी रहता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति इस अधिनियम के संरक्षण को प्राप्त करने का अधिकारी है। सरस्वती वर्सेज बाबू 2014, ऑप्शन नंबर 1। 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए, निम्न में किस मुकदमे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 और 4 का लाभ इन्हीं प्रावधानों में विनिर्दिष्ट सीमाओं में विषयाधीन है। धारा 4 में शब्द निर्देश दे सकेगा का अर्थ है निर्देश देगा नहीं है। इसके लिए ऑप्शन 3 राम प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1973। फिर निर्वचन में रिष्टी का नियम कहां से उत्पन्न हुआ? तो हेडले के वाद से। इसका ऑप्शन होगा 1। 30 का ऑप्शन होगा 1। हाल ही में किन मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि गलत फोरम में अभियोजन की कार्रवाई से व्यथित वास्तविक अवधि में परिसीमा काल की सरना में शामिल नहीं किया जाएगा? तो इसका केस है ऑप्शन फर्स्ट, एपी पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी वर्सेज लेको कोडापल्ली पावर लिमिटेड 2016। फिर दूसरा आता है रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी या शाश्वतता के नियम वाद कहां से उत्पन्न हुआ? तो कार्डेल वर्सेज पामर, ऑप्शन बी, यानी 2 नंबर का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। फिर 33 निम्न में असंभवता के सिद्धांत का अग्रणी निर्णय है। यह है टेलर वर्सेस कॉर्डवेल। एवस्क द्वारा की गई संविदा आरंभ से शून्य होती प्रतिपादित किया गया था। मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ऑप्शन नंबर 3। पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 118 के अनुसार जब तक उसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाए, प्रत्येक पराक्रम में लिखित के बारे में अनुमान किया जाएगा। ये प्रतिफल के लिए बनाया या लिखा गया था, ये प्रतिफल के बिना बनाया गया था, विशिष्ट उद्देश्य के लिए और दबाव में बनाया गया था। इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन 1, समुचित प्रतिफल के लिए लिखा गया था। 35। 36 में परिस्थिति जन्य साक्ष्य में पंचशील स्वर्णिम सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस वाद में स्थापित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सरकमस्टेंशियल एविडेंस का सबसे महत्वपूर्ण केस है। फिर देखिए 36, कश्मीरा सिंह मध्य प्रदेश राज्य का वाद किससे संबंधित है? सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट, सह अपराधी की संस्वीकृति, सहअभियुक्त की, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय विशेष न्यायालय द्वारा इनकार किए बिना पोटो आरोपियों की जमानत याचिका पर सीधा विचार नहीं कर सकता? स्टेट ऑफ गुजरात बनाम सलीम भाई अब्दुल गफ्फार शेख, ऑप्शन नंबर बी, यानी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को में बिना आवेदन किए सीधा आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते बेल एप्लीकेशन के लिए। फिर देखिए सेक्शन 39, क्वेश्चन नंबर 39, आपराधिक न्यायालय किसी आपराधिक मामले में अतिरिक्त अभियुक्त को जोड़ने की शक्ति के विषय में
सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अपनी संपूर्ण निर्णय को मत भिन्नता के निराकरण से निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया? तो ये देखो 319 के लिए सबसे महत्वपूर्ण हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स 2014 महत्वपूर्ण केस है। 2014 का केस है ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद में 377 में प्रसिद्ध उद्घोषणा द्वारा 377 की संवैधानिकता की वैधता के संबंधित है। तो देखो इसके संबंध में जो पुराना केस है वो सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन है, और जो लेटेस्ट में वो कौन सा, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो लेटेस्ट का जो है वो नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 है। उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर के संबंध में ये बहुत पूछा जाता है। ये नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर 3 41। निम्न मामलों में उच्चतम न्यायालय ने तेजाब हमले से पीड़ित निर्दोष महिलाओं के लिए डायरेक्शन जारी किए गए, ये भी बहुत पूछा जाता है, लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015। कौन सा वाद अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर प्रतिफल भुगतान करने से संबंधित है? से संबंधित नहीं है। देखो रुदल शाह पहला केस है, भीम सिंह जम्मू कश्मीर में 50,000 रुपए दिलवाए थे, एमएलए को जाने नहीं दिया था विधानसभा में। चिरंजीत कौर वर्सेज भारत संघ, इसमें भी कंपेंसेशन दिलाया गया। बुद्धदेव कर्माकर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्स वर्कर महिलाएं हैं उन्हें भी संतानोत्पत्ति को और बालक पालने का अधिकार है, तथा समाज की मुख्य धारा में उन्हें लाने की स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके संबंध में डायरेक्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन होगा। फिर निम्न में किस मामले में कहा गया कि अंतर्निहित शक्ति न्यायालय को प्रदान नहीं की गई है? यह न्यायालय में निहित शक्ति है। इसके लिए केस है मनोहर लाल चोपड़ा, राय बहादुर राजाराव सेठ हीरालाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 45, हिंदू विवाह अधिनियम में निम्न में से कौन साबित हो जाता है तो विवाह शून्य न होकर शून्य गण्य माना जाएगा? देखो पहला, प्रतिष्ठित नागरिक के अंतर्गत किया गया शून्य होता है। दूसरा, एक ही गोत्र के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच हुआ संपन्न वैलिड होता है। तीसरा, कपट से ली गई सहमति के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3 45 का। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत यदि कोई हिंदू पत्नी अपनी स्वअर्जित संपत्ति छोड़ के बिना वसीयत किए मर जाती है और उसके कोई बच्चा नहीं है लेकिन पति और माता पिता जीवित हैं, तो उसकी संपत्ति मुख्य रूप से हस्तांतरित होगी उसके हस्बैंड को, क्योंकि सेक्शन 15 की शेड्यूल में पहला वही एक्ट आता है। फिर नेक्स्ट देखिए, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट कानूनी प्रावधान है जिसके कारण कोई व्यक्ति वैध रूप से गोद नहीं लिया जा सकता जब तक कि कोई प्रथा या नहीं हो? तो देखो 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह पहले से विवाहित है, वह पहले से गोद लिया जा चुका है, और वह हिंदू नहीं है। तो इसमें देखो दोनों ऑप्शन सही हैं, पहला भी और दूसरा भी, और बेस्ट ऑप्शन होगा 2 नंबर का, विवाहित नहीं है। सॉरी, 15 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है, बेस्ट नहीं, ऑप्शन सेकंड ही होगा, 15 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए।
फिर देखिए 48, मुस्लिम कानून के तहत निम्न में से किस शर्त के उल्लंघन पर विवाह अनियमित या फासिद माना जाता है? गवाहों के बिना विवाह, रक्त संबंध, इद्दत की अवधि गुजारती महिला के साथ विवाह। ये लिखा हुआ भी है ऑप्शन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। सुन्नी मुस्लिम कानून में यदि कोई मुस्लिम पुरुष बिना वसीयत किए मर जाता है और अपने पीछे बेटा और अपने पिता और अपना सगा भाई छोड़ जाता है, तो कौन विरासत से पूरी तरह बाहर होगा? तो देखो, पिता और पुत्र तो लेगा, ये तो हो गए मुख्य, और अवशिष्ट में आएगा बस सगा भाई। तो सगा भाई नहीं लेगा, ऑप्शन नंबर 3। 49 में फिर देखिए, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत निम्न में से कौन सा अनुबंध आमतौर पर विशिष्ट प्रदर्शन द्वारा लागू होने योग्य नहीं है? एक घर बनाने का अनुबंध जो लगातार देरी करता है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए 51, जिन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति यदि किसी और अनुतोष का हकदार नहीं है, अपनी कानूनी हैसियत से संपत्ति के अधिकार के संबंध में घोषणात्मक डिग्री की मांग करता है और कोई और अनुतोष उपलब्ध हो तो मांगा न गया हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सेक्शन 34 एसआर एक्ट। तो देखो, इसका पहला ऑप्शन है जहां डिक्री चाहने वाला व्यक्ति संपत्ति में वास्तविक कब्जे में होना चाहिए, उपलब्ध अतिरिक्त अनुतोष की मांग करने के विवाद से वर्जित नहीं होता, ये गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन, किसी भी कानूनी हैसियत या किसी संपत्ति के संबंध में विधि का अधिकार व्यक्ति ऐसे चरित्र अधिकार को जो कि उसके शीर्षक से इनकार करने वाला या इनकार करने में रुचि रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। यदि वादी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करने में सक्षम होते हुए ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे अतिरिक्त अनुतोष के लिए एक मुकदमा दायर करने से वर्जित कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 फॉर 51 का। फिर देखिए 52, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत किसी विशिष्ट शर्त के तहत न्यायालय का अज्ञापक व्यादेश प्रदान करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी दायित्व के उल्लंघन को रोकने के लिए कुछ कार्यों को प्रदर्शन अनिवार्य करने बशर्त कि उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक हो। ऑप्शन नंबर 1 52 का उत्तर होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। 53 को देखिए, एक भारतीय कंपनी एक्स डेटा स्टोरेज के लिए किसी विदेशी देश में क्लाउड सेवा प्रदान कर वाई का उपयोग करती है। कंपनी एक्स सिस्टम एक साइबर हमले के कारण संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी डाटा उल्लंघन करती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के संशोधनों के तहत डाटा सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से कोई इकाई जिम्मेदार है। संभावित परिणाम क्या होगा? पहला, केवल क्लाउड सेवा प्रदान करना। वाइको की डाटा संग्रहण कर रहे हैं, उन्हें नागरिकों की देनदारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, कंपनी और क्लाउड सेवा प्रदाता दोनों ही कंपनी एक्स डेटा के डिफ्यूजरीकरण के रूप में प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होंगे और इसके लिए सेक्शन 43 आईटी एक्ट में कार्रवाई की जा सकती है। इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक की प्राथमिक भूमिका। तो देखो, सबसे बड़ा अधिकारी कंट्रोलर होता है, प्रमाणपत्र प्राधिकारी उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कामकाज लाइसेंस देना, विनिमय करना और उसके द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को निर्धारित करना
इसका ऑप्शन एक ही होगा 54 का। फिर देखिए 55, पोस्को अधिनियम 2012 में बच्चों की लिंग तटस्थ कानून होने का क्या मतलब है? देखो, रेप का अपराध कौन करता है, पुरुष या महिला? और पोस्को में अपराध कौन करता है, पुरुष या महिला? दोनों कर सकते। आगे बात समझ, तो ये लिंग तटस्थ है ना? सभी प्रकार के बच्चों को सुरक्षित, पहला देखो ऑप्शन है इसमें, ये केवल पुरुष बाल पीड़ितों पर लागू होते नहीं। ऑप्शन नंबर 3 लागू होगा कि सभी बच्चों को सुरक्षा करता है, चाहे उसका लिंग कुछ भी है। फिर देखिए 56, पॉस्को अधिनियम 2012 जांच और परीक्षण के दौरान पीड़ितों को बाल सुलभ तरीके से संभालने में कैसे सुरक्षित किया जाता है? बच्चे से साथ बातचीत के दौरान गोपनीयता और संवेदनशीलता रखते हुए। ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 57, जे अधिनियम 2015 के बाल कल्याण समिति में प्राथमिक भूमिका क्या है? विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का वियोजन, ये तो बोर्ड का काम है। देख रेख और संरक्षकता की आवश्यकता वाले बालकों का निपटारा, ये इसका काम है। 57 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 58, जे अधिनियम 2015 विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों और देखभाल और संरक्षकता की आवश्यकता के बीच बच्चों का अंतर करता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं, अपराध की प्रकृति नहीं, उनकी आवश्यकताओं के लिए अलग अलग श्रेणियां और प्रावधान परिभाषित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 58 का उत्तर होगा, ऑप्शन होगा 3 नंबर। फिर देखिए 59, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत समझौते द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए किराएदारी बनाई जा सकती है? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में किसी परिसर का किराया प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने का सॉरी, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के मकान मालिक किसे माना जाएगा? केवल परिसर का मालिक नहीं, जो परिसर का मालिक है और किराया प्राप्त कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के लिए भूमि के अभिलेखों की रखरखाव मुख्य रूप से जिम्मेदारी किसकी है? कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी? रिकॉर्ड की जिम्मेदारी पटवारी की होती है। ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए सेक्शन 62, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में जमाबंदी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, दो प्रकार की होती है जमाबंदी, खेवट और खतौनी। जमाबंदी में रिकॉर्ड होता है, किसके नाम है, कसरा नंबर होता है और क्या फसल बोई है। तो पहला है भूमि के नहीं, ग्राम सीमाओं का रजिस्टर बनाना, भूमि के माजार मूल्य का अंकन करना, काश्तकारों के नाम, जोत की प्रकृति और सीमाओं को दर्ज करना। ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए 63, राजस्थान आबकारी तहत के अधीन शराब के सेवन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। फिर देखिए राजस्थान आबकारी अधिनियम में शराब के अनाधिकृत निर्माण विक्रय के लिए अधिकतम दंड क्या है? यदि अधिनियम के किन्हीं और विशिष्ट, इम्प्रिजमेंट अप टू 5 years और फाइन 50,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 1, 64 का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए 65, रजिस्ट्रेशन अधिनियम में निम्न में किस दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य नहीं है? 1 वर्ष से
या 1 वर्ष से अधिक के रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत निम्न में किस दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य है? पॉजिटिव उत्तर है। तो 1 वर्षियत का जरूरी नहीं है, पैसों की रसीद का नहीं है, समझौते का भी नहीं है, इसका ऑप्शन होगा 1 वर्ष से अधिक के पट्टे का। ऑप्शन नंबर 1, 65। रजिस्ट्रेशन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है संपत्ति के त्वरित हस्तांतरण को सुविधा बनाना, अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले दस्तावेज का पंजीकरण के लिए एक प्रणाली प्रदान करना व अन्य दस्तावेजों के लिए प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर 2। फिर 67 में राजस्थान कोर्ट फीस के तहत अचल संपत्ति के कब्जे में सुप्रीम कोर्ट फीस की गणना कैसे करेगी? उस राशि के जो वाद पत्र के मूल्यांकन पर आधारित। ऑप्शन नंबर 4। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायत अधिकतम कितने समय के भीतर की जा सकती है? तो इसकी लिमिटेशन है 3 माह। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में किस महिला का असली चित्रण नहीं किया जा सकता? महिला अशिष्ट निरूपण अधिनियम के तहत महिला ऐसी तरीके से चित्रित हो कि अपमानजनक और नीचा दिखाता हो, नैतिकता या भ्रष्ट बिगाड़ने की संभावना रखता हो, महिला को ऐसे तरीके से चित्रण जो कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक प्रकृति का और वास्तविक और सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता हो, अश्लील और अपमानजनक। ऑप्शन नंबर 3, 69 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। किसी कानून की व्याख्या करते समय यदि कानून के शब्द स्पष्ट और संदिग्ध नहीं है तो व्याख्या का कौन सा नियम मुख्य रूप से लागू होगा? तब इसके नियम लागू होगा लिटरली और ग्रामेटिकल। ऑप्शन नंबर 3।